नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और जितनी भी व्यापम द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी की तैयारियां मुफ्त में करवाई जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम जो हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट चल रहा है वो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 6 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उन 6 लेक्चरों में हमने मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है उसे हमने समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे और आई होप कि आज के वीडियो में हम उसे समाप्त भी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हमारे लेक्चर नंबर 7 के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं और रोज़ की तरह आज फिर आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर 1526 के दरमियान चली थी। तो इसका पहले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला पॉइंट है, अफ़गानी सेनापति मोहम्मद गोरी ने 1195 में ग्वालियर के शासक लोहंगदेव पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ जाते हैं। 1995-96 में मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तथा तुगरीन के साथ मिलकर ग्वालियर के दुर्ग तथा त्रिभुवनगढ़ जो कि करौली राजस्थान में पड़ता है के किले पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर चंदेल शासक परमार्थी देव को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहार शासकों को पराजित कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने 1231 में ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां पर उन्होंने प्रतिहार शासकों को पराजित कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। 1234 ईस्वी में उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो अगली लूट थी वह 1234 में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, अपने विजय अभियान के दौरान इसने मांडू पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1234 में 6 देव राजपूत सरदारों ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। तो यहाँ इसे पराजय का सामना भी करना पड़ा था। तो किसके नेतृत्व में, किस राजपूत सरदार के नेतृत्व में इसे पराजय का सामना करना पड़ा? तो 6 देव नामक राजपूत सरदार के नेतृत्व में इल्तुतमिश को पराजय का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला फैक्ट है, 1247 में गुलाम वंश के नसीरुद्दीन महमूद ने कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा जिसका सामना बघेल शासक बलकेश्वर तथा दलकेश्वर द्वारा किया गया तथा अंततः नासिरुद्दीन महमूद ने इस पर विजय प्राप्त कर ली। अब दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो नासिरुद्दीन महमूद ने विजय प्राप्त की वह उसके लिए इनडायरेक्टली तौर पर जो अफगान था बलबन उसके द्वारा इसे सहायता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। 1295 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ग्वालियर पर गुंबद आकार का विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। तो जो गुंबद आकार का जो विश्राम गृह है वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जाते समय धार में धार के किले का निर्माण करवाया था। इस किले में कालका माता मंदिर, खरबूजा मंदिर तथा अब्दुल शाह चंगेज खां का मकबरा स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था जिसमें तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। बठियागढ़ अभिलेख जो कि दमोह में है
से तुगलक वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और बटियागढ़ में मोहम्मद बिन तुगलक ने गोमट, एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया था। तो बावड़ी और बगीचा कहाँ पर बनवाया था? तो इन्होंने बटियागढ़ में बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और इस बटियागढ़ अभिलेख जो कि दमोह में स्थित है, इसमें किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो इसमें तुगलक वंश का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं। 1517 में इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत सिंह को हराकर ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इब्राहिम लोदी ने, जो कि विक्रमजीत सिंह है, उस पर अधिकार कर लिया था, जो कि तोमर वंश का था। तोमर वंश का अंतिम शासक और मानसिंह का पुत्र था। तो उस पर आक्रमण करके इसने 1517 में इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वह सिकंदर लोदी के समय भारत भ्रमण पर आया था। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ फैक्ट हैं सिकंदर लोदी के बारे में, उन्हें हम जान लेते हैं। सिकंदर लोदी, तो यह वही सिकंदर लोदी है जिसने आगरा शहर का निर्माण करवाया था, जहां पर आज हम वर्तमान में ताजमहल जैसी विश्व धरोहर स्थल को देखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यह खम्स या लूटे हुए धन से हिस्सा नहीं लेता था। यह एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने, जो कि लूटे हुए धन पर यह अपना अधिकार नहीं जताता था। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू मूर्तियों को तोड़कर कसाई बाजार में मांस तोलने के लिए बेच देता था। यह हिंदू मूर्तियाँ, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, इसने बहुत सारी मूर्तियों को तुड़वा दिया गया और जो उसके अवशेष थे या जो उसके पत्थर थे, उन पत्थरों को इसने कसाईयों को तोल के रूप में बांट दिए थे और उन्हें आदेश दिया गया था कि इसका उपयोग करके इसमें मांस को तोला जाए। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वह समाप्त होता है। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में। और मुग़ल काल जो कि शुरू होता है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 तक, जिसमें हम देखते हैं तो इसके जो प्रमुख शासक हुए हैं, उसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो बाबर, जिसने कि मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, जिसने मुग़ल वंश की अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। और इसके बाद उसके पुत्र अकबर का समय आता है, लेकिन कुछ समय के लिए, जो कि एक अफ़गान शासक था शेर शाह सूरी, उसने यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद अगर अगला क्रम देखा जाए तो जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद आता है उसका पुत्र औरंगजेब। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इनके बारे में कि इनका किस प्रकार से मध्य प्रदेश के साथ संबंध रहा है। तो पहला पॉइंट, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने मालवा शासक मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो मालवा मध्य प्रदेश में सबसे पहला आक्रमण चंदेरी पर किया गया था, मालवा शासक मेदिनी राय पर किया गया था, जो कि बाबर के द्वारा किया गया था। 1561-62 में अकबर ने आदम खां और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में मालवा शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया। सारंगपुर की इस लड़ाई में बाज बहादुर पराजित हुआ तथा उसकी पत्नी रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। और दोस्तों यहीं पर सारंगपुर में ही इनकी पत्नी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र स्थापित है। आगे बढ़ जाते हैं। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में स्थित है, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। रूपमती महल और रेवा कुंड, जो कि मांडू धार में अवस्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अकबर का अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ का किला था, जो कि बुरहानपुर जिले में पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं। और यही वह असीरगढ़ का किला है जिसे हम दक्षिण का द्वार कहते हैं। ओरछा के वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के कृपा पात्र थे। और यही वह वीर सिंह बुंदेला है जिसने कि अकबर का जो नवरत्न था अबुल फजल, उसकी जो कि सराय बरार में इसकी हत्या कर दी थी। और ओरछा में ही इन्होंने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर, जिसे हम वर्तमान में शाहजहांपुर के नाम से जानते हैं, वह नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और एक और अगला फैक्ट है जो कि शाहजहां का पुत्र शाह शुजा था, उसी के नाम पर शाहजहांपुर जिले की एक तहसील जिसे हम शुजालपुर के नाम से जानते हैं, उसका नामकरण भी शाह शुजा के नाम पर ही किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा मुगल वंश भी समाप्त होता है और इतना ही संबंध हमारे मध्य प्रदेश से इस मुगल वंश का रहा है। अब हम मालवा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे मालवा के संदर्भ में। मालवा के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि मालवा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो मालवा का नामकरण मालव जाति की अधिकता के कारण इसका अस्तित्व में आया और मालवा क्षेत्र का नामकरण करने का जो श्रेय है वह औलिकर वंश को शासकों को जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के शासक हुए हैं, गुप्त वंश के शासक हुए हैं, उनके समकालीन थे। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वह है मालवा का सबसे शक्तिशाली वंश परमार वंश था, जिसने उज्जैन, धार और भोपाल क्षेत्र पर शासन किया। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि कुछ परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है मालवा का परमार वंश पहले प्रतिहारों के अधीन था, किंतु 812 ईस्वी में लगभग राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीत लिया था। तो राष्ट्रकूट शासक जो कि गोविंद तृतीय थे उसको हराकर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने मालवा पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर मालवा साम्राज्य की नींव डाली गई। आगे बढ़ जाते हैं। अपने सामंत उपेंद्र राज या कृष्णराज या इसे ही सियक के नाम से जानते हैं को सिंहासन प्रदान किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नोट, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्णराज थे, किंतु परमार वंश को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को ही जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि राष्ट्रकूट वंश को इसलिए जाता है क्योंकि जब राष्ट्रकूट वंश का पतन हुआ तभी मालवा मध्य प्रदेश में यहाँ परमार वंश का उदय हुआ और परमार वंश जो कि राजपूत वंशों में ही शामिल था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है परमार वंश से संबंधित उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार परमार शासक बेरी सिंह द्वितीय, जिसे कि सियक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसने 1914 से 1941 के मध्य अपनी राजधानी को इंदौर से धार स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है परमार शासक वागपति मुंज, जिन्होंने 973 से 998 ईस्वी के शासनकाल में मालवा का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। तो अगर मालवा के स्वर्णयुग काल की बात की जाए तो वागपति मुंज के समय का जो समय था वहीं से मालवा का स्वर्णयुग काल का आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मुंज सागर झील वागपति मुंज द्वारा जो कि परमार वंश के थे उसके द्वारा धार में करवाया गया था। तो अगर वागपति मुंज सागर झील की बात की जाए तो मुंज सागर झील जो कि धार में स्थित है और वागपति मुंज के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। अगर पूछा जाए कि मुंज सागर झील का संबंध किस वंश से है तो इसका सही जवाब होगा परमार वंश से है। आगे बढ़ जाते हैं। परमार राजा भोज ने उड़ीसा के आदिनगर शासक इंद्ररथ, दक्षिण गुजरात के शासक कीर्ति राज सालिहार, काशीदेव तथा कलचुरी नरेश गंगदेव को पराजित किया था। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि राजा भोज जो कि एक परमारवंशी राजा थे और बहुत ही प्रतिभाशाली शासक के साथ एक लेखक और कवि भी थे। आगे बढ़ जाते हैं। राजा भोज एक दार्शनिक, ज्योतिष तथा कवि भी थे। इन्होंने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की थी। इसमें से अगर कुछ ग्रंथ की बात की जाए तो राजा भोज ने नव सहशांक अर्थात इसे ही नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है राजा भोज के द्वारा धार में निर्मित भोजशाला जो कि संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था और यहीं पर इन्होंने माता सरस्वती की या वीणा वादनी माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित की थी। आगे बढ़ जाते हैं। 1880 में ब्रिटिश
मेजर किनकेड ने वाघ देवी की जो प्रतिमा है वह अपने साथ लंदन ले गया, जो कि अब वहाँ लंदन के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को तुड़वाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्या विनोद सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, चारु चरित्र, सम्रांगण सूत्र, धार भारतीय वास्तुकला शास्त्र, राजा मृगांक जो कि चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, युक्ति कल्पतरु ये राजा भोज की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में सम्मिलित थे। आगे बढ़ जाते हैं। तथा भोजवृत्ति एवं राजा मार्तंड जो कि पतंजलि के योग सूत्र की व्याख्या है, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा रची गई थी? तो यह परमार शासक राजा भोज द्वारा इन्हें की रचना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत 1401 में दिलावर खां या हुसैन खां ने की थी तथा इसने धार को अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले अगर मालवा में बात की जाए तो धार में ही मुस्लिम सत्ता या सल्तनत का प्रारंभ किया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह गोरी, जिसे अल्प खां के नाम से भी जाना जाता था, इसने अपनी राजधानी धार से सादियाबाद जो कि मांडव या मांडू के नाम से जानते हैं हम जिसे, वहाँ पर इसने स्थानांतरित कर दी थी। होशंग शाह गोरी ने ही होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न आता है कि होशंगाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो होशंग शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। होशंग शाह का मकबरा मांडू को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि यह भारत में संगमरमर से निर्मित सबसे पहली इमारत थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे और यह जहांगीर के साथ साथ या जहांगीर के पीछे पीछे यह अजमेर से लेकर तो मांडू तक इन्होंने इनका पीछा किया था। आगे बढ़ जाते हैं। तो नोट, सर थॉमस रो की भारत यात्रा पर आधारित पुस्तक एम्बेसी ऑफ थॉमस रो टू इंडिया, यह इनकी पुस्तक का नाम है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एम्बेसी ऑफ थॉमस रो टू इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह सर थॉमस रो की पुस्तक है। आगे बढ़ जाते हैं। मालवा के उज्जैन में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1733 में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में या उज्जैन में स्थित है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। जंतर मंतर यंत्र तंत्र का ही एक बदला हुआ स्वरूप है तथा इसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। 1925 में माधवराव सिंधिया ने इन यंत्रों की मरम्मत करवाई थी। तो अगर इन यंत्रों की मरम्मत की बात की जाती है कि जो उज्जैन की वेधशाला है, इसके यंत्रों की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी, तो माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया वंश के महाराजा थे, उनके द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर थे जो कि एक संगीत प्रेमी थे। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा मालवा वंश भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखेंगे कि गोंडवाना वंश जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर और मंडला के आसपास का ये क्षेत्र पड़ता था। तो गोंडवाना वंश की अगर बात की जाए तो गोंडवाना वंश तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल के मूल रूप से गोंड वंश का शासन रहा। तो जो मध्यकाल की बात की जाए और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अगर कोई वंश था या जिसका वर्चस्व था तो वह गोंड वंश ही था। आगे बढ़ जाते हैं। रामनगर मंडला गोंड शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी रामनगर, जिसे हम मंडला के नाम से उनकी राजधानी थी। 15वीं शताब्दी में गोंड राजाओं का राज्य गढ़ा मंडला आदि नामों से प्रसिद्ध था। तो जिस क्षेत्र पर ये राज करते थे उसे यह गढ़ या गढ़ा मंडला के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ जाते हैं। गढ़ा राज्य के महान शासक संग्राम शाह के
सिक्कों से उसे पुलत्स्यवंशी कहा गया है। पुलत्स्यवंशी यह वही वंश है जिसे रावण का वंश कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मंडावी जो कि 1510 से 13 ईस्वी तक संग्राम शाह का यहाँ पर शासक रहा, जिसका कि मूल नाम क्या था, तो अमहण दास इसका मूल नाम था। रामनगर अभिलेख के अनुसार संग्राम शाह के शासनकाल के अंतर्गत इनके कितने गढ़ थे, तो 52 गढ़ थे। इसीलिए इन जो क्षेत्र थे उन्हें गढ़ कहा जाता था और इसके 52 गढ़ों पर इनका स्वतंत्र शासन था। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर किसका शासन था 52 गढ़ों पर, तो संग्राम शाह का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है, संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात 1543 में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा। दलपत शाह जो कि उसके बड़े पुत्र थे, उनकी मृत्यु के पश्चात 1543 में यह बैठे। अब दोस्तों गढ़ामंडला, जिसे कि हम जबलपुर के नाम से जानते हैं, अब कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति हैं हीरा सिंह मरकान, यह संस्थापक है। इन्होंने 1990 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने जंगल और ज़मीन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों 1543 में दलपत शाह ने सिंहासन संभाला और 1550 में दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उनकी विधवा पत्नी महारानी दुर्गावती के द्वारा अपने 3 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह को संरक्षण देकर शासन किया। क्योंकि इस समय यहाँ पर हड़प नीति चल रही थी और हड़प नीति में जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है या योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता है, उस पर अंग्रेज सरकार अपना आधिपत्य कर लेती थी। आगे बढ़ जाते हैं। और